कभी सोचा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब हमारा भारत आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत खास किताब में लिखा है, भारत का संविधान। और ये सिर्फ कुछ नियम कानून की किताब नहीं है, नहीं नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का दस्तावेज है, हमारे देश की नींव। तो चलिए आज इस शानदार ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलकर समझते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोचिए जरा, कितना लंबा वक्त है ये। सवाल ये उठता है कि आखिर इतना समय लगा किस चीज को बनाने में? ये कोई बहुत बड़ी इमारत या कोई लंबा चौड़ा पुल नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। ये वो वक्त था जो भारत जैसे विशाल, इतनी सारी विविधताओं से भरे देश के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगा। एक ऐसा खाका जो देश का भविष्य तय करने वाला था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल नहीं था। ये तो पूरे एक राष्ट्र के मुकद्दर को कागज पर लिखने जैसा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं उस दौर में और मिलते हैं उन लोगों से, उन महान वास्तुकारों से, जिन्होंने इस ब्लूप्रिंट को एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बनाया। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, 1947 में आज़ादी तो मिल गई, पर अब सवाल था कि देश चलेगा कैसे। तो 1946 में एक संविधान सभा बनी। फिर शुरू हुआ बैठकों, बहसों और चर्चाओं का एक लंबा दौर। लगभग 3 साल तक जबरदस्त मेहनत चली। और फिर वो दिन आया, 26 नवंबर 1949, जब हमारे संविधान के आखिरी ड्राफ्ट को अपना लिया गया। और ठीक उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और हाँ, इसी दिन को तो हम हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। पर सवाल यह है कि इसे बनाया किसने, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इसकी सबसे जरूरी समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए हम उन्हें हमारे संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहते हैं। और कमाल की बात क्या थी पता है? इस सभा में भारत के कोने कोने से, हर धर्म, हर समुदाय के लोग शामिल थे। उन्होंने दुनिया के कई अच्छे संविधानों को पढ़ा, उनसे सीखा, लेकिन हर चीज को भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। मतलब नकल नहीं, अकल का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, किसी भी ब्लूप्रिंट का, किसी भी महान दस्तावेज का एक दिल होता है ना? एक आत्मा होती है। तो अब बात करते हैं हमारे संविधान की आत्मा की, उसके दिल की। चलिए समझते हैं उन मूल सिद्धांतों को जो इसकी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में लिखे हैं और जो आज भी पूरे देश को रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहला शब्द है सार्वभौम। इसका सीधा सा मतलब है हम अपने मालिक खुद हैं। भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव के बिना। दूसरा शब्द है समाजवादी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक वादा है। वादा सामाजिक और आर्थिक बराबरी का। मतलब देश की दौलत पर कुछ गिने चुने लोगों का नहीं बल्कि सबका हक हो। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। ये शब्द सच कहूं तो भारत की असली पहचान है। इसका मतलब यह है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। उसकी नज़र में सब धर्म बराबर हैं और हर इंसान को अपना धर्म मानने की पूरी पूरी आज़ादी है। और फिर जाहिर है लोकतांत्रिक। मतलब असली बॉस कौन है? जनता। असली ताकत हमारे हाथों में है और हम चुनावों के जरिए अपनी सरकार खुद चुनते हैं। और आखिर में गणतंत्र। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे ऊंचा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद, वो किसी राजा महाराजा की विरासत नहीं है, वो भी चुनाव से तय होता है। तो ये सारे सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी रक्षा कौन करेगा? अगर किसी के अधिकारों का हनन हो तो? यहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात याद आती है। उन्होंने एक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो सीधा अदालत जा सकता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हम सबको मिला हुआ है। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गए, पर असल में सरकार चलती कैसे है? गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है? तो चलिए अब जरा इस लोकतंत्र के इंजन रूम के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसकी पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। तो हमारे संसद के 2 हिस्से हैं, 2 सदन। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्यों को जनता सीधे चुनती है। दूसरा है राज्यसभा, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे देश के राज्यों की आवाज है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, लोकसभा में फैसले तेजी से होते हैं, खासकर पैसों से जुड़े मामलों में। वहीं राज्यसभा एक तरह से ब्रेक का काम करती है। ये देखती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में तो पास नहीं हो रहा।
अब एक और दिलचस्प चीज समझते हैं। हमारे देश के दो प्रमुख, एक हैं राष्ट्रपति और दूसरे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, मतलब वो राष्ट्र के प्रतीक हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं। लेकिन सरकार चलाने की जो असली ताकत है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, वो होती है प्रधानमंत्री के हाथ में। वही अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर देश के लिए नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास नियम है, सरकार चलाने की मशीनरी भी है, पर इस पूरे सिस्टम को, इस ब्लूप्रिंट को बचाएगा कौन? अब बात करते हैं उन पहरेदारों की, उन संस्थानों की जो इस लोकतंत्र के असली संरक्षक हैं। देखिए, हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक मल्टी लेयर सिस्टम है। सबसे ऊपर, सबसे मजबूत पिलर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वही संविधान का अंतिम रक्षक है। फिर आते हैं चुनाव आयोग और यूपीएससी जैसे संवैधानिक निकाय। ये अपनी ताकत सीधे संविधान से लेते हैं ताकि चुनाव और भर्तियां निष्पक्ष हों। इनके साथ साथ मानव अधिकार आयोग जैसी संस्थाएं भी हैं जो हमारे अधिकारों पर नजर रखती हैं। और ये सब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र को भारत के हर गांव तक पहुंचाने के लिए है पंचायती राज सिस्टम। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे एक बार लिख दिया और बस खत्म। नहीं, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो वक्त के साथ समाज की जरूरतों के साथ खुद को बदलता है, विकसित होता है। तो सवाल है, ये बदलता कैसे है? इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे हम संशोधन या अमेंडमेंट कहते हैं। और सुनिए, इसे जानबूझकर आसान नहीं बनाया गया। किसी भी बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में एक खास बहुमत चाहिए होता है, और अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव है तो देश के कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से संविधान को आसानी से ना बदल सके। लेकिन इस बदलाव की भी एक लक्ष्मण रेखा है, एक सीमा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया है जिसे कहते हैं मूल ढांचा का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसकी आत्मा को, इसके दिल को नहीं बदल सकती। मतलब लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, कानून का राज, इन चीजों को कोई नहीं छू सकता। ये हमारे लोकतंत्र का, कह सकते हैं, आखिरी और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। तो आज हमने इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश की। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक सपना है, एक वादा है। ये हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्य भी याद दिलाता है। पर आखिर में एक सवाल बचता है। हमारा देश लगातार बदल रहा है, नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में ये 75 साल पुराना खाका आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मायने रखेगा? इसका जवाब किसी किताब में नहीं है, इसका जवाब हम सब के अंदर है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।